Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about some numericals based on the concentration term of solution. In our next lecture, we discussed about the solutions of solids in liquid and the solutions of gases in liquid, and also Henry law, which is most important topic. So फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स सॉलिड इन लिक्विड, दैट मीन्स योर सॉलिड इज सॉल्वेंट एंड लिक्विड इज योर सॉलिड इज सल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट. सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता है कि व्हेन ए सल्यूट सॉलिड सल्यूट इज एडेड कॉन्टिन्यूसली टू ए लिक्विड सॉल्वेंट, इफ वी एडेड शुगर और सॉल्ट इन वाटर, then these substances keep on dissolving at a particular temperature, and that when these substances dissolve in water, this process is known as the dissolution. Means कि when I add 1 spoon sugar or 1 spoon salt to a glass water and then another, the process keeps going dissolving. This process is known as the dissolution. When a state comes that no more solute dissolve at a given temperature and gets separated out of the solution. एक स्टेज ऐसी आती है जब आप क्या होता है कि सोल्यूशन को डाल रहे होते हो, सोल्यूशन में कोई भी सोल्यूट ऐड कर रहे होते हो, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें टेम्परेचर नहीं चेंज करना है, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका सोल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, वो नीचे सेट डाउन हो रहा है. उस केस में क्या होता है कि जो प्रोसेस हो रही होती है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है. मीन्स उसमें क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम आ चुका होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, यानी कि जब डिसॉल्व हो रहा है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो आप लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, वो दोबारा से बाहर आ रहा है, तो उस सोल्यूशन को आप क्या कहते हो? सैचुरेटेड सोल्यूशन. अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? The solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is known as the saturated solution, and when in a solution the solute keeps on dissolving, that solution is known as the unsaturated solution. मतलब कि अगर किसी solution में आप जो है solute को ऐड किए जा रहे हो और वो dissolve हो रहा है, तो उस solution को हम कहते हैं saturated unsaturated. और अगर आप उस solution में सोल्यूट को ऐड कर रहे हो और उसकी जितनी कैपेसिटी थी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डिज़ोल्व हो चुका है, अगर आप फर्दर जो सोल्यूट ऐड करते हो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, तो ऐसा सोल्यूशन आपका कैसा है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. मीन्स एक जो सोल्यूशन है जो आपका सैचुरेटेड है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसने अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है, उसकी कितनी कैपेसिटी थी वो फर्दर नहीं करेगा, वो क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी है. डेफिनेशन यहाँ से करेंगे. सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन. ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, टेम्परेचर को नहीं चेंज करना. अगर आप सॉल्युबिलिटी चेक करते हो या सैचुरेशन चेक करते हो तो वो जो है आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करोगे. मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि किसी भी सोल्यूशन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट ग्राम में डिज़ोल्व हो सकता है वो क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी है. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी के अफेक्ट करते हैं सॉलिड का लिक्विड के अंदर? सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेचर. एक तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, दूसरा क्या है आपका टेम्परेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर है. तो स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी का एक रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक. ये सॉल्युबिलिटी का ही नहीं, हमारी लाइफ का भी रूल है कि हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही लोग जो है वो अच्छे लगते हैं, हम वैसे ही एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते हैं. तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब क्या है कि हमारे पास दो तरह के सोल्यूट होते हैं और दो तरह के सॉल्वेंट. वो कौन से होते हैं? एक हमारे पास क्या होता है? पोलर, और एक हमारे पास क्या होता है? नॉन पोलर.
पोलर वो होता है जिसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसका क्या हो, सेपरेशन हो। जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसको आयनिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं। आयनिक वाला जो, मतलब आयनिक तो नहीं बोलेंगे, पोलर जिसमें पोल। और नॉन पोलर में आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं, इसमें आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर, ये सारे इसमें आते हैं। तो इसमें जो लाइक डिजॉल्व लाइक का कह रहा है कि जो आपका पोलर यानी कि जो आयनिक सल्यूट होगा, पोलर या जो आयनिक सल्यूट है वो आपका पोलर सॉल्वेंट में क्या है, डिजोल्व है। और जो ऑर्गेनिक वाले हैं यानी कि जो नॉन पोलर सल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। अब इसमें हम पोलर आयंस, पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास जो सोल्यूट है वो कैसा है, आयनिक सोल्यूट है। कैसा है, आयनिक सोल्यूट है। आयनिक सोल्यूट हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है। जब इस सोडियम क्लोराइड को आप वाटर के अंदर डिजोल्व करने के लिए डालते हो, वाटर क्या है, बीइंग पोलर इन द नेचर एंड हाइड्रोजन गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। व्हेन दीज आयन इंटरेक्ट विद वाटर, this positive ion surrounded by the negatively charged oxygen and this negatively charged chlorine is surrounded by the uh, positively charged hydrogen as light। मीन्स आप कह सकते हो कि हमें अगर हमारे पास यहाँ पे सोडियम है तो इस तरह से जो है ये सराउंडिंग होगी। सराउंडिंग होने का मतलब क्या है आपका, लाइक दिस, ऐसे। मतलब जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो सोडियम की तरफ रहेगा और पॉजिटिव पार्ट जो है वो जो है इससे अवे रहेगा, ऐसे। ठीक है। और क्लोरीन के साथ क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। क्लोरीन में जो आपका ये चीज़ है हाइड्रोजन, वो इसकी तरफ रहेगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इससे क्या रहेगा, दूर रहेगा। ये आपने सेम ऐसे आपने उसमें किया हुआ है आयन डाइपोल इंटरेक्शन में, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर इन योर 11th क्लास। तो जो इस तरह के आयंस हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉजिटिव आयन को इस तरीके से, नेगेटिव आयन को इस तरह से सराउंड कर देते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आ सकें और ये क्या हो जाते हैं, उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। अब ये आयन जिनके चारों तरफ जो होते हैं इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयंस। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयन। कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व तब होता है जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होती है लैटिस एनर्जी से। आपको हाइड्रेशन एनर्जी पता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तब जो है क्या कहते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। और लैटिस एनर्जी जब वो आयनिक फॉर्म में आते हैं या आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं आयन से, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये लैटिस एनर्जी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जो है आपका क्या होता है, सोलिबिलिटी जो है उसकी ज़्यादा होती है। नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए भी सेम वही है, लाइक डिजोल्व लाइक वाला कि जो आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी, या इसको सोलिबिलिटी कर्व भी कहेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट तीन तरीके से है। एक तो वो है जिनकी सोलिबिलिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दूसरे वो हैं जिनकी जो सोलिबिलिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और जो एक तीसरे टाइप के हैं वो कोई भी कॉन्टिन्यू पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इंक्रीज कर जाए फिर डिक्रीज कर जाए, या पहले डिक्रीज कर जाए फिर इंक्रीज कर जाए। तो हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनकी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसमें आपके सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl केसेस आते हैं। ये आप एक तरीके से देख सकते हो ये आयनिक कंपाउंड है। एक्चुअल में ऐसी प्रोसेस जो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है वो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग में। मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जिनको जब आप वाटर में डिजोल्व करो तो वो क्या करें, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो मतलब हीट इसी में यहाँ पे ऐड करके दिखाओगे और वो सोल्यूशन बनाएगा। ली चैटवेट प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी साइड में जो हीट है वो इंक्रीज करती है तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर फॉरवर्डली शिफ्ट हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे इस तरफ इसके अपोजिट में जाना चाहिए। तो ली चैटवर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ हीट इंक्रीज कर रही, तो ऑब्वियस है जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज की, बिकॉज इनको चाहिए। एंडोथर्मिक का मतलब कि हीट ले रहे हैं तभी सोल्यूबल हो रहा है। तो अगर आप मोर एंड मोर हीट सप्लाई करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये आप ली चैटवर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ली चैटवर्ड प्रिंसिपल जो है टेम्परेचर पे जो किसी भी तरीके का या कंसंट्रेशन में कोई भी जो इफेक्ट आता है उसको नलीफाई करने की जो कोशिश करता है और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। ये अपने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से किया हुआ है। सेकेंड टाइम के जो कंपाउंड हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज ही करती है आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे, तो वो आपके कौन से, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, ये सारे हैं। इन केस में क्या होता है, प्रोसेस आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या लिया, सोल्यूट लिया, और यहाँ पे आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, और आपका क्या बना, सोल्यूशन। साथ में क्या हुआ, हीट बाहर निकला। हीट बाहर निकला तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ली चैटवर्ड प्रिंसिपल लगाओगे तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और दूसरा आप ये देखो कि जब ये चीज़ डिजोल्व हो रही है तो टेम्परेचर को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कि इनको हीट नहीं चाहिए। तो इट मीन्स अगर आप जो है फोर्सफुली वहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो उस चीज़ को अपोज ही करेगा और जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। थर्ड टाइप है जो कोई भी रेगुलर पैटर्न जो है वो शो नहीं करते हैं, कभी इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं शो करते। तो थर्ड वाले हैं, दे डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न बिकॉज ऑन हीटिंग चेंज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्रॉम वन पॉलीमेरिक फॉर्म टू अनदर। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी कंपाउंड को हीट करते हो सकता है वो एक पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, या हाइड्रेटेड से जो है एनहाइड्रस में हो जाए। जैसे कि अब अगर आप हीट करते हो तो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसका अल्फा फॉर्म जो है बीटा फॉर्म में चेंज हो जाता है, या कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट जो है पहले कैल्शियम क्लोराइड टेट्रा में, फिर कैल्शियम क्लोराइड डाई में, और फिर वो एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाता है। ऐसे ही ये आपका सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट एनहाइड्रस हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ये एक दूसरे से जब ऐसे चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है कभी वो इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज कर देते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी अरेंजमेंट पे, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर। अभी मैंने यहाँ पे दिखा था किसी टेम्परेचर पे अल्फा फॉर्म बीटा में चेंज हो रही है, किसी में जो है आपका हेक्साहाइड्रेट टेट्रा में, फिर टेट्रा जो है वो डाईहाइड्रेट में हो रहा है, या डेकाहाइड्रेट एनहाइड्रस में हो रहा है। तो वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होती है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर that particular temperature at which the one form of a substance changes into the another। जैसे कि अब क्या है कि ये आपका सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, ये एनहाइड्रस में चेंज होता है। तो 32.4 के अब जाओगे तो और बिलो आओगे तो फिर से बस, तो ये तो 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का सोडियम सल्फेट के चेंजेस के लिए क्या है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अगर आप सोल्युबिलिटी को प्लॉट करते हो टेम्परेचर की अगेंस्ट, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे सोल्युबिलिटी ले लिया और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया, और कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हो, एक तो होगा इंक्रीज 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 करेगा, एक है कि ये डिक्रीज 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 करेगा, एक ऐसे इरेगुलर कर्व आएंगे। तो जो ये कर्व आते हैं, दिस कर्व इज नोन एज द सोल्युबिलिटी कर्व, इनको हम क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। एंड प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी बेटा, बिकॉज जो आपके लिक्विड्स होते हैं या आपका जो सॉलिड होता है वो कैसे होते हैं, अनकम्प्रेसिबल। मतलब अनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि आप जो है सॉलिड या लिक्विड को जितना भी दबाओ वो दबते नहीं है, और जब वो दबेंगे नहीं तो ऑब्वियस है सॉल्युबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड का मतलब कि यहाँ पे जो गैस है, ये गैस हमारा क्या है, सोल्यूट है, और जो लिक्विड है, लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो द सोल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज वॉल्यूम ऑफ ए गैस। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने सॉलिड की सोल्युबिलिटी पढ़ी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है वो उसकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। सेम वही कि पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर किसी जो गैस की सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैसेस का कितना वॉल्यूम
उस यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व हो रहा है सोल्यूशन को जो है कम्प्लीटली सेचुरेटेड बनाने के लिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। सेम वही। अब ये जो मेथड है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को, मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी की जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैस, और इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा के साथ। और गैसेस की सॉल्युबिलिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो मोलैरिटी में या फिर मोल फ्रैक्शन में। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखी हैं कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो आई डोंट थिंक कि दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोई नीड होगी, ये आपको बहुत अच्छे से होगा। हमने इसके बिहार पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। नाउ वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके सॉल्युबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सेम ही नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक तो नेचर आ जाएगा, दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, और तीसरा प्रेशर का भी इफेक्ट आएगा। अभी प्रेशर का इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि जो गैसेस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, दबती हैं। तो इसमें आपका है नेचर ऑफ में कि जो गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये वाटर में डिजोल्व होती है स्मॉल एक्सटेंट में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड HCl और अमोनिया हो गया ये हाईली सोल्यूबल होती है। इसमें बेटा आप ये देखो, कुछ तो जो है वाटर के साथ, जैसे अमोनिया है, अब इसमें बताया कि ड्यू टू देयर रिएक्शन विद वाटर। अब ये रिएक्शन करने का जो तरीका है इनका ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो क्या है, नॉन पोलर गैसेज हैं। अभी नॉन पोलर गैसेज हैं तो ऑब्वियस है वाटर में कम सोल्यूबल होंगी, क्योंकि वाटर तो क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। अब इनकी बात करते हैं, इनमें से HCl भी पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत पोलर करेक्टर शो कर देता है, और अमोनिया तो हाईली सोल्यूबल है ही, क्योंकि अमोनिया क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। यू नो अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 11th क्लास, यू स्टडी डिटेल इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है उसमें सोल्यूबल होती है वाटर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया कि रिएक्शन विद देयर वाटर की है, उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो वाटर के साथ उनके डिफरेंट एक्सटेंट पे जो रिएक्शन होती है उस पर डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मच सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल देन इन वाटर। अब ये जो गैसेज हैं ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में आपका क्या, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। आपको पता होना चाहिए, इसको इथेनॉल बोलते हैं। ये आपने नॉमेनक्लेचर में किया हुआ है अच्छे से, इवन कि आप 10th क्लास से करते हुए आ रहे हो उसको। तो इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल है एज़ कम्पेयर वाटर, सेम टेम्परेचर पे, लेकिन जो H2S है और जो अमोनिया है वो सोल्यूबल है वाटर में एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल। तो वो रीज़न आपको पहले मैंने बता दिया। ग्रेटर सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट ड्यू टू द केमिकल सिमिलरिटी बिटवीन द गैस एंड सॉल्वेंट। ऑब्वियस है कि कोई भी गैस जो है वो किसी भी सोल्यूशन में तब तक सोल्यूबल नहीं होती जब तक वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करती है इन ऑर्डिनरी कंडीशन। तो अगर उनकी जो केमिकल सिमिलरिटी होती है गैस की सॉल्वेंट के बीच में, तभी वहाँ पे जो है सोल्यूबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप किसी गैस को अगर डिजोल्व कर रहे हो और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्योंकि आप जब सिंपल वाटर को हीट करते हो तो आप क्या देखते हो, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है, मतलब लिक्विड के अंदर से जो वेपर है, जो गैस है वो एक्सपेल होती हैं, बाहर जाती हैं। इसका मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही, सभी में ऐसा होगा। और जो डिसोल्यूशन है गैस का लिक्विड में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी गैस लिया, सॉल्वेंट में डाला, उस सोल्यूशन के साथ साथ यहाँ हीट निकल रही है। अब आप लीच-एटरे प्रिंसिपल अगर करोगे तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो ये जो रिएक्शन होगी इसको कहाँ कर देगी, अपोजिट में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी इक्विलिब्रियम। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो सोल्युबिलिटी है टेम्परेचर के साथ वो क्या कर देगी, जो है वो डिक्रीज कर देती है। लेकिन हाँ, कुछ गैसेस ऐसी हैं एक्सेप्शन में जो स्प्राइंगली सोल्यूबल गैसेज हैं, मतलब स्लाइटली सोल्यूबल गैसेज हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, यूजुअली इनर्ट गैसेस हो गई। इनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो सम एक्सटेंट तक जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज करती है, स्पेशली इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस का मतलब, एक्वस सॉल्वेंट का मतलब वाटर, नॉन एक्वस का मतलब जो बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे होते हैं, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ये जो प्रेशर का इफेक्ट है गैसेस की सोल्युबिलिटी पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। एज यू नो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, एंड द प्रेशर हैज़ अ मोर इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी।
तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हेनरी लॉ आया। सबसे पहले हेनरी ने क्या कहा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। उसने कहा कि किसी भी गैस, कोई भी जो गैस होगी वो किसी भी लिक्विड में कितना डिज़ोल्व होती है वो डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना प्रेशर अप्लाई करते हो लिक्विड के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा जो गैस होगी वो लिक्विड में सोल्यूबल होगी, यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर आप इसको यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे K आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन सोल्यूशन, P प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम, K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। उसी एरा में जो डाल्टन थे वो भी आपके एक साइंटिस्ट हैं, डाल्टन ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि हेनरी के लॉ को देखा, इंडिपेंडेंटली उन्होंने कंक्लूजन दिया कि इफ़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैसेस का मिक्सचर है और वो एक साथ किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो क्या है, सेम है। जो गैस की सोल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, मिक्सचर ऑफ गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द मिक्सचर। मतलब गैस का जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा ही उसकी सोल्युबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे हमने XA इंटू K डैश PA लिया, इक्वेशन नंबर 2 लिया। यहाँ पे X है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड K जो है, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे एक गैस की बात कर रहे हैं तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो आपका डील करता है, किसके साथ डील करता है, मोल फ्रैक्शन डील करता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन गैस प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया KH प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वही जिसकी जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 आया था, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 एक बार फिर से लिख दूंगी, XA इज इक्वल टू K डैश PA। ओके, इस इक्वेशन को अरेंज किया तो PA और 1/K डैश XA आ गया। अब यहाँ पे 1/K डैश जगह मैंने भी KH लिख दिया और जो KH है उसको मैंने क्या कहा, हेनरी कांस्टेंट। सो हेनरीज लॉ मे बी डिफाइंड एज द, अब जो है एक कुछ डाल्टन की कंक्लूजन आ गई तो उसको भी लेके, क्योंकि फर्स्टली हेनरी ने दिया था द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज, या भी ये वेपर फेज की बात कर दी कि किसी भी वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के भी है और वहाँ पे मास पे, तो उन्होंने इसको कंबाइन कर दिया और इस तरह से यहाँ पे आपका हेनरी लॉ आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। या आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, कुछ भी आप बोल दो यहाँ पे। तो इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो यूनिट है KH की वो एटमॉस्फेयर बार या फिर किलो बार हो सकती है। हेनरी लॉ को वैलिडिटी अगर टेस्ट करनी है तो मोल फ्रैक्शन और इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आता है जिसका स्लोप जो है वो KH होता है और ये KH की वैल्यू एटमॉस्फेयर में होगी। तो अगर ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है मतलब वहाँ पे हमारी हेनरी लॉ की जो वैलिडिटी है वो पूरी हो रही है। डिफरेंट गैसेस के लिए जो KH की वैल्यू होती है वो सेम टेम्परेचर और सेम सॉल्वेंट में भी क्या आती है, डिफरेंट आती है, एक जैसी नहीं आती है। हेनरी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का, मतलब अभी मैंने पहले बताया था कि नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सोल्युबिलिटी, यानी कि जो KH की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्युबिलिटी की। अगर आप KH की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे, कैसे इंक्रीज़ करेगी, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं वो मोर कंफर्टेबल फील करती हैं कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर का मतलब जो है वो टेम्परेचर आपका क्या है, लो है, और अगर टेम्परेचर लो है तो जो KH की वैल्यू है वो भी क्या है, लो है, और इट मीन्स जो गैसेस की सोल्युबिलिटी होगी वाटर में वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं
वो इजीली, या प्लांट्स हैं वो इजीली उस वाटर के अंदर जो है वो रह सकते हैं। एक्वाटिक का मतलब वाटर, जो फ्रेश वाटर की मेनली हम बात करते हैं, मैराइन सॉल्टी वाटर का। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल इफ प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। इफ प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। क्या आपको इस कंडीशन से पता चला ये किस चीज़ की कंडीशन है? यस, ऑफकोर्स ये एक आइडियल गैस की कंडीशन है कि कोई भी जो रियल गैसेस हैं वो आइडली कब बिहेव करती हैं? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। तो आइडियल गैस पे जो है हेनरी लॉ जो होता है एप्लीकेबल होता है। द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद सॉल्वेंट। कि जब भी आप किसी गैस को जो है सॉल्वेंट में डालते हो तो वो उसके साथ किसी तरह का कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। मतलब एसोसिएशन में, जैसे कि अगर अमोनिया लिया मैंने और उसको वाटर में डाल दिया, वो तो उसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, एसोसिएट कर गई, ऐसा कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। या डिसोशिएट करना, टूट जाना। अभी आप HCl को वाटर में डालोगे तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक कर जाता है। तो ये केसेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता है। और आपने ध्यान रखना है कि जो KH की वैल्यू होगी वो जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, यानी कि, और टेम्परेचर हाई KH हाई, क्योंकि ये जो है हाई टेम्परेचर पे जो है वो फॉलो करता है। लास्ट इस टॉपिक का क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट वीब्रेजेस। अब हेनरी लॉ का कार्बोनेट वीब्रेजेस में क्या रोल है? आपको कार्बोनेट वीब्रेजेस तो पता ही होंगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या जो आपके ऐसे कोई भी ड्रिंक्स आती हैं, तो उसमें आप देखते हो कि जब आप बॉटल को ओपन करते हो, एक तरह से प्रेशर को रिलीज़ करते हो, तो हिस का साउंड करते हुए नीचे से बबल्स बनते हैं, इसको आप इफर्वेशंस कहते हो। और वो इफर्वेशंस किसको इंडिकेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। मीन्स क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में, बियर्स वगैरह में क्या होती है? अंडर प्रेशर जो है वो सील होती है। जब आप प्रेशर को रिलीज करते हो तो वो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हिस का साउंड करते हुए इफर्वेशन के साथ वापस आती है। ये आइडेंटिटी फीचर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कि वो हिस का साउंड करती, इफर्वेशंस देती है। तो वहाँ पे भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है ना कि अंडर प्रेशर जो गैसेस हैं वो लिक्विड में क्या है? डिजोल्व है। अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व है। सेकेंड एप्लीकेशन है इन डीप सी डाइविंग। ये जो डीप सी डाइविंग मतलब नीचे समुद्र में गोताखोर जाते हैं उसको स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं। एक्चुअली जब वो नीचे जाते हैं तो वो अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करते हैं गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है। वहाँ पे क्या होता है? उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी फिल होती है। जब डाइवर्स बिल्कुल नीचे जाएंगे, लिसन टू बी वेरी केयरफुली बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्यूबा डाइवर्स। तो वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिक्सचर का एक सिलेंडर। जब वो डाउन द जाते हैं सी, ओशन में जब वो नीचे जाते हैं, सी में नीचे जाते हैं, तो क्या होता है? ऊपर से वाटर का प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब वाटर का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है दोनों हमारे ब्लड में क्या हो जाएंगी? डिजॉल्व हो जाएंगी। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या है? जो ऑक्सीजन है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में रहेगी। जिस टाइम वो डाइवर्स ऊपर आने लग जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? रिलीज होता है, कम होता है, और ये जो गैस होती है बबल्स की फॉर्म में जो होती है वो बाहर आती है, जिससे जो नर्व इम्पल्स होता है उससे अफेक्ट पड़ता है। तो ये जो कंडीशन होती है उससे एक डिसीज़ राइज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बैंड। जो उस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं, या इसको डीकम्प्रेसर सिकनेस भी कहते हैं। इसका जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इवन की डाइवर्स की डेथ भी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की हायर कंसनट्रेशन को अवॉइड करने के लिए जो डाइवर्स के सिलेंडर हैं उसमें थोड़ी सी क्या डाली जाती है? हीलियम डाली जाती है। मतलब कि जो टोटल होता है उसमें 11.7% आपकी हीलियम होती है, बाकी 52.2% जो है वो नाइट्रोजन होती है, एंड 32.1% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ये सिलेंडर में जो है वो डाली जाती है। किस लिए? जो बैंड की कंडीशंस है उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लास्ट टू लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, लास्ट इस ईयर वाला तो पेपर अभी तक हुआ ही नहीं, ऐसे ही रह गया। उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ बैंड विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ।
तो आप यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आपको जो है एक कोटेशन ली हुई है, अदरवाइज जो डिटेल है वो मैंने आपको नोट्स में भेज रखी है। नेक्स्ट है इन द फंक्शन ऑफ लंग। लंग्स के फंक्शन में कैसे, जैसे जब आप इनहेल करते हो लंग्स में तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब क्या होता है, आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हाई प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, कंबाइन करती है, एक तरीके से कर सकते हो डिजोल्व करती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में डिजोल्व हो जाती है। लेकिन जब वो टिश्यूज़ पे जाती है, टिश्यू जो हमारी सेल्स होती हैं अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का, तो सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो निकल के कहाँ चली जाती है, टिश्यू में, और जो सेल होती है उसको अपने फंक्शन के लिए क्या करती हैं, यूटिलाइज कर लेती हैं। लास्ट एप्लीकेशन इसका फॉर क्लाइंबर्स ऑफ पीपल लिविंग हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब जो होता है जो ऊंचे जगह पे रहते हैं, हिली एरिया पे रहते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन राइज कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या होता है एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, जो सोल्युबिलिटी है हमारी ब्लड में या एटमॉस्फेयर में, वो टिश्यू में, वो भी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो एक सिचुएशन में अपने आप को वीक फील करते हैं, जिससे वो जो थिंकिंग के लिए अनेबल होते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले अपने अंदर जो है एक्सरसाइज के थ्रू या कैसे भी हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट रहेगा, जो ऑक्सीजन होगा उसको उतनी जल्दी वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे अपने साथ, अदरवाइज उनको क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत आएगी। तो ये आपके एप्लीकेशन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका हेनरी लॉ है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इसके भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से करना, केयरफुली देखना, जो नहीं समझ में आएगा वो क्वेरीज आप मेरे से ले सकते हो किसी भी तरीके से, नंबर ऑफ है व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, एंड पर्सनली पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट करके भी लिख के राइट करके अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उसको देख सको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।